देखो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, इसको हम मेजर करते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में, कि पर न्यूक्लियन कितनी बाइंडिंग एनर्जी है। जिस न्यूक्लियन की पर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हम स्टेबिलिटी मेजर करते हैं, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी भी उसकी उतनी ज्यादा होगी। अब बाइंडिंग एनर्जी एक्चुअल में कैसे निकालते हैं हम लोग? बाइंडिंग एनर्जी जो आती है वो क्यों आती है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, देखो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस कैसे निकाल सकते हैं हम? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब ये डेल्टा एम क्या है? ये डेल्टा एम है आपका मास डिफेक्ट। क्या है? मास डिफेक्ट। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मान लो आपके पास 100 पोटैटोज है, ठीक है, 100 आलू है और एक आलू का मास 10 ग्राम है। ठीक है, 1 पोटैटो का मास जो है वो 10 ग्राम है और मेरे पास टोटल 100 पोटैटोज है, तो टोटल मास कितना होगा 100 पोटैटोज का? आपके अकॉर्डिंग एक आलू का मास 10 ग्राम है, तो 100 पोटैटोज का मास कितना होना चाहिए? 1000 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, मास ऑफ 100 पोटैटोज कितना होना चाहिए आपके हिसाब से? 1000 ग्राम होना चाहिए या फिर 1 केजी होना चाहिए? ठीक है, ठीक है, 10 ग्राम का वैसे पोटैटो नहीं होता, मैंने ऐसे ही बोल दिया। आप पोटैटोज की जगह कॉइन्स वगैरह ले सकते हो। ठीक, लेकिन जब हम इन सबको कंबाइन करते हैं 100 पोटैटोज को एक साथ, तो हम लोगों ने प्रैक्टिकली, मतलब अकॉर्डिंग टू हमारे थ्योरेटिकली इसका मास कितना आना चाहिए? इसका मास आना चाहिए 1000 ग्राम। लेकिन जब हम प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली वैल्यू निकालते हैं तो इसका जो मास आता है, जब हम सबको कंबाइन करेंगे 100 पोटैटोज को, तो इसका जो मास आएगा वो 1000 ग्राम से कुछ कम आएगा। सपोज करो ये आया 990 ग्राम, तो वो 10 ग्राम जो मास है वो कहां चला गया? इसका जवाब कोई दे सकता है? एक पोटैटो 10 ग्राम का था और मेरे पास 100 पोटैटोज है, तो 100 पोटैटोज को मैंने इकट्ठा करके एक बॉल बनाई बड़ी सी, तो उसका मास अब कैलकुलेट किया मैंने, तो उसका मास 990 ग्राम आया। तो वो जो 10 ग्राम मास है वो कहां चला गया? तो वो 10 ग्राम मास जो है इन सारे पोटैटोज को आपस में जोड़ने के लिए जिस एनर्जी की जरूरत पड़ी उस एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो वो जो एनर्जी, ये जो मास में जो कमी आई, मास में जो पहले 1000 ग्राम था, अकॉर्डिंग टू हमारे थ्योरेटिकली इसका मास आपका 1000 ग्राम होना चाहिए, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट इसका मास 990 ग्राम आया। तो जो मास डिफेक्ट आया डेल्टा एम, वो कितना आया? 1000 माइनस 990, दैट इज इक्वल टू 10 ग्राम। तो 10 ग्राम जो मास है वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया एनर्जी में। सेम ऐसा ही न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस के साथ भी ऐसा ही होता है। तो उसकी एनर्जी कहां चली जाती है? उन न्यूक्लियस को आपस में बांधने के लिए, जिसको हम बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी को कैसे निकालेंगे? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा एम क्या है? आपका मास डिफेक्ट है। और मास डिफेक्ट कैसे निकालते हैं? डेल्टा एम मास डिफेक्ट, इसको हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड मास। हमें एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व मास या एक्सपेरिमेंटल मास, एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व मास।
ठीक है, कितना आपने कितना एक्सपेक्ट किया था और कितना आ रहा है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। ठीक है, एक्सपेक्टेड मास जो होता है वो होता है मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स। जब न्यूक्लियॉन्स फ्री फ्री अलग अलग है, जैसे एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन, इन सबके मास अलग अलग काउंट करोगे, फिर उनका सम करोगे तो एक्सपेक्टेड मास आएगा। और ऑब्जर्व मास क्या होता है आपका, जब वो पूरा सबके सब न्यूक्लियस के अंदर आ गए तो उस न्यूक्लियस का मास क्या है, वो आपका होता है ऑब्जर्व मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, और ये मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियॉन्स है ये। जिसका मान लो आपको कोई एटम दे दिया जिसका एटॉमिक नंबर Z है और मास नंबर A है, तो उसका मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स कैसे निकालोगे आप? तो मास ऑफ फ्री न्यूक्लियॉन्स निकालोगे आप, मुझे पता है Z इसका एटॉमिक नंबर और Z इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, और इसका एटॉमिक नंबर है A, तो एटॉमिक नंबर में से अगर आप Z माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेगा नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो A माइनस Z आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो मास ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो यह आपका आएगा एक्सपेक्टेड मास। ऑब्जर्व मास कैसे निकालोगे आप लोग? ऑब्जर्व मास, मान लो आपको एटम का मास दे रखा है, मास ऑफ Z एक्स ए, एटम, एटम के मास में से आप माइनस कर दो क्या, Ze, Z इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ी लेना हम लोगों को, हम लोगों को तो न्यूक्लियस का मास चाहिए। तो अगर आपको एटम का मास दे रखा है और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दोगे आप लोग, तो आपके पास बचेगा मास ऑफ न्यूक्लियस। आई बात समझ में? अब आता है इसके बाद न्यूक्लियस की डेंसिटी। न्यूक्लियस की डेंसिटी कितनी होती है? तो डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस ये होती है अप्रोक्स 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अप्रोक्स वैल्यू है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अप्रोक्स जो वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियस है ये चाहे कोई किसी भी एटम का न्यूक्लियस ले लो आप लोग, चाहे वो हाइड्रोजन का हो चाहे वो यूरेनियम का हो, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम ही आएगी। कैसे? देखो, डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और जो न्यूक्लियस होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है। मास की जगह मैं लिखूंगा मास नंबर, इसको आप चाहो तो एएमयू में चेंज कर दो या भी एएमयू में, इंटू वॉल्यूम की जगह लिखूंगा मैं 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब। और मैंने पढ़ा था अभी यहाँ पर कि R इक्वल टू क्या होता है, R इक्वल टू होता है R0 A की पावर 1/3। किसी भी रेडियस की, न्यूक्लियस की रेडियस क्या होती है, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। तो R क्यूब की वैल्यू रखो यहाँ पे A डिवाइडेड बाय 3/4 पाई इंटू R0 का क्यूब हो जाएगा, और A का क्यूब, A की पावर 1/3 उसका क्यूब हो रहा है तो क्या हो जाएगा, A से A कट गया, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब। तो आप देखोगे जो यहाँ पे डेंसिटी है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, वो ए पे डिपेंड नहीं करती है। डेंसिटी डी डज नॉट डिपेंड ऑन मास नंबर।
जो डेंसिटी होती है वो मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। चाहे आपको किसी का भी न्यूक्लियस दे रखा हो, चाहे वो हाइड्रोजन का हो, हीलियम का हो या यूरेनियम का हो, सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम होती है, ठीक है। और न्यूक्लियस हैज बाइंडिंग एनर्जी, कोई न्यूक्लियस है उसकी बाइंडिंग एनर्जी हमको दे रखी है कितनी, न्यूक्लियस हैज बाइंडिंग एनर्जी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक न्यूक्लियस है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी है 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड इट फर्दर रिलीज, मान लो ये फर्दर फिर और एनर्जी रिलीज कर रहा है, एंड इट फर्दर रिलीज 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी को फर्दर रिलीज कर रहा है। फाइंड न्यू बाइंडिंग एनर्जी, फाइंड न्यू बाइंडिंग एनर्जी, फाइंड करो। चलो इसका राइट आंसर होगा 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डायरेक्टली इसका आंसर 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। याद रखो न्यूक्लियस जो है वो एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, तो उसकी एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ नहीं रही, उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है। न्यूक्लियस जब भी एनर्जी रेडिएट करता है तो वो स्टेबल होने की कोशिश करता है। अगर किसी न्यूक्लियस ने 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसके पास ऑलरेडी कितनी एनर्जी थी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसने 40 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी रेडिएट कर दी, तो अब इसकी बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी प्लस 40 और हो जाएगी। बात समझ में आई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी 40 और हो जाएगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी जो होती है शायद नेगेटिव में होती है, आप चाहो तो यहाँ पे माइनस लगा दो। मान लो इसको मैंने बाहर से एनर्जी दी 100 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसने कितनी एनर्जी ली -100, अब इसने 40 एनर्जी दी तो -40, तो अब बाइंडिंग एनर्जी कितनी हो जाएगी 140 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। कोई डाउट? अगर कोई न्यूक्लियस एनर्जी रेडिएट करता है तो स्टेबल होने की कोशिश करता है, मतलब वो और स्टेबिलिटी बढ़ती है उसकी, मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी और बढ़ती है, ठीक है। तो अगर कोई न्यूक्लियस एनर्जी रेडिएट करता है मतलब उसकी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। इसी तरह से मान लो आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है, मान लो A प्लस B हमें मिल रहा है C प्लस D। कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है A प्लस D हमें मिल रहा है C प्लस D। A की बाइंडिंग एनर्जी है B1, B की बाइंडिंग एनर्जी है B2, ये बाइंडिंग एनर्जी, हमें इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी दे रखी है। C की बाइंडिंग एनर्जी है B3 और D की बाइंडिंग एनर्जी है B4। तो इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इस रिएक्शन में कितनी एनर्जी रिलीज होगी, किसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी, प्रोडक्ट की या रिएक्टेंट की? ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो और ज्यादा स्टेबल हो रहे हैं, मतलब प्रोडक्ट की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, ठीक है। तभी तो ये रिएक्शन हो रही है। कोई भी रिएक्शन जब होती है वो अपने आप को स्टेबल फॉर्म में लाने के लिए होती है, हर कोई स्टेबल होना चाहता है, तो ये रिएक्शन जो हो रही है ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है, तो प्रोडक्ट की जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। तो यहाँ पे एनर्जी कितनी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज is equal to binding energy of product minus binding energy of reactant, that is B3 plus B4 minus B1 plus B2। आई बात समझ में? तो अगर आपको कोई न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है तो भी आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल सकते। हमें कुछ डाटा गिवन है, हमें अल्फा पार्टिकल की बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ
अल्फा पार्टिकल। ठीक है, हमें गिवन है, क्या गिवन है, हमें गिवन है मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ 1H1 एटम। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू थोड़ा सा, इसकी वैल्यू है 1.007826, 1.007826 U। ठीक है, U का मतलब भी एटॉमिक मास यूनिट होता है, 1.007826। ठीक है, देखना गलती ना हो जाए। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है हम लोगों को, मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास हम लोगों को गिवन है 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट, 1.008665 एटॉमिक मास यूनिट। मास ऑफ हीलियम एटम गिवन है हम लोगों को 2He4 एटम है ये। ठीक है, एटम है, यहां पे लिख रहा हूं मैं एटम। मास ऑफ हीलियम एटम हम लोगों को गिवन है 4.00260, 4.00260 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमें कैलकुलेट करना है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। कर सकते हो क्या आप लोग इसको? हमें मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दे रखा है, न्यूट्रॉन का मास दे रखा है और हीलियम के एटम का मास दे रखा है। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालना है मुझे। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या होता है? ऑब्जर्व मास, यही पढ़ा था हमने, ऑब्जर्व मास, सॉरी एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व मास, एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व मास। तो एक्सपेक्टेड मास, अल्फा पार्टिकल के अंदर क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन्स और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो मुझे हाइड्रोजन एटम का मास दे रखा है, तो मैं ऐसा करता हूं 2 हाइड्रोजन एटम के मास लेता हूं। 2 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम MH1। ठीक है, 2 हाइड्रोजन एटम ले लिए, इसमें से इलेक्ट्रॉन के मास माइनस कर देता हूं, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये तो मेरे पास क्या आ गया? ये हो गया नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन हो गया। देखो 2 हाइड्रोजन के एटम लिए, उसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन के मास माइनस कर दिए, तो मेरे पास क्या बचा? मास ऑफ प्रोटॉन प्लस, और क्या होता है इसमें? 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन, 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये तो आ गया आपके पास एक्सपेक्टेड मास माइनस ऑब्जर्व मास। तो आपको हीलियम एटम का मास दे रखा है, तो हीलियम एटम के मास में से मास ऑफ हीलियम एटम, अब इसमें से क्या करना है आपको? इलेक्ट्रॉन के मास को हटाना है। हीलियम में से, अगर आप हीलियम के एटम में से इलेक्ट्रॉन के मास को हटा दोगे तो क्या बन जाएगा? अल्फा पार्टिकल। तो इसमें से 4 मास हटा दो, किसका? 4 मास हटा दो, 4 नहीं, इसमें कितने? 2 प्रोटॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 2, तो 2 मास हटा दो इलेक्ट्रॉन के, तो यह क्या बन जाएगा आपका? हीलियम का न्यूक्लियस। हीलियम के न्यूक्लियस में कितने, एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन के मास को माइनस कर दो। फर्दर सॉल्व करो इसको। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी अभी ये आएगी आपकी AMU में आएगी, क्योंकि अभी सिर्फ मास ले रहे हो। ठीक है, अभी एटॉमिक मास यूनिट में आएगी आपकी। तो 2 मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मास ऑफ न्यूट्रॉन। और देखो माइनस साइन अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस मास ऑफ, या फिर 2 टाइम्स हो जाएगा ये, सॉरी 2 टाइम्स नहीं होगा, मास ऑफ 2He4
He कर देना यहाँ पे, मास ऑफ 2He4, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पूरा का पूरा किसमें आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में, दैट इज यू। अब देखो यहाँ पे -2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे, तो आपके पास बचेगा 2 हाइड्रोजन के एटम का मास प्लस 2 न्यूट्रॉन का मास माइनस हीलियम के एटम का मास। ये एटम है, ठीक है। तो आपको हाइड्रोजन एटम का मास दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 1.007826 प्लस 2 आपको न्यूट्रॉन का मास भी दे रखा है, दैट इज 1.008665 माइनस मास ऑफ हीलियम एटम भी दे रखा है 4.00260। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेना आप लोग, ये किसमें आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा, ये किसमें आया, एटॉमिक मास यूनिट में आया। आंसर किसमें आएगा, एटॉमिक मास यूनिट में। मुझे इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करना है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो मुझे पता है कि 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 1 यू की जगह आप लोग लिख सकते हो 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है, इनटू यहां पे लिख देना, इनटू कर देना 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये फिर एनर्जी में आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 931.5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग चाहो तो सॉल्व कर सकते हो उसको। फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा 28.3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट।